Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening to everyone present on that side. I will again welcome each and every one of the class 12 students present on that side on the same platform of the Live Physics VK channel. So students, as you know that we have done the EMI, one of the most important topic जो हमारे AC चैप्टर से रिलेटेड था, बट हम लोगों ने उसे EMI के अंदर इस्टेब्लिश करके कंप्लीट किया एंड दैट टॉपिक वाज AC जनरेटर. सो हम लोगों ने जनरेटर को डिस्कस कर लिया है एंड वंस द डिस्कशन ऑफ द जनरेटर हैज बीन फिनिश, तो एक बार जब ये जनरेटर का डिस्कशन हो चुका है तो आई थिंक जो अब तक का हमारा ओवरव्यू था, मींस द मेथड्स ऑफ इंड्यूसिंग द ईएमएफ, द मेथड्स बाय व्हिच वी कैन प्रोड्यूस द ईएमएफ इन एनी कॉइल, वी हैव गॉन थ्रू ऑल दैट. So let us revise once again, एक बार दोबारा से देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या तरीके थे जिनसे हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स को मैग्नेटिक ईएमएफ को इंड्यूस कर सकते थे बाय यूजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स. सो चेक दिस आउट. सो स्टोरी लाइन अब तक की क्या थी कि फैराडे केम इन फ्रंट, फैराडे अपने एक्सपेरिमेंट के साथ आए एंड फैराडे गिव अस द कांसेप्ट दैट ईएमएफ विल इंड्यूस इन द कॉइल विद द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स. Means E is equal to negative of n d phi by dt, where negative sign was given by the Lenz's and which indicates that the EMF induced is always opposite to the cause of production. So this was well in that. After that means ये टॉपिक हमारे पास बिल्कुल सिंपल था कि EMF तभी बनेगा जब फ्लक्स चेंज होगा एंड फ्लक्स हैज अ फॉर्मूला BA cos theta. ये भी क्लियर था. So there are various methods of inducing the magnetic flux. फ्लक्स को चेंज करने के बहुत सारे तरीके थे ताकि EMF इंड्यूस हो सके. फर्स्ट मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करना, वो हम लोगों ने कर लिया. कॉइल एंड दिस वाज द मैग्नेट. So we can move the magnet towards the coil and away from the coil, and by this manner हम लोग क्या कर सकते थे, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते जिससे EMF इंड्यूस होता. The second one was the area. So to change the area हम लोगों ने एक rectangular shape of the coil setup लिया और उसमें से one of the arm को move करना शुरू किया. एक arm movable रखी यानी motional EMF बना है, तो वो हम लोगों ने देखा. उसके बाद एक लेक्चर हमारा हॉट्स का था जिसमें हम लोगों ने रोटेशन ऑफ रॉड पे बात की थी. एंड द लास्ट जो हम लोगों ने एसी जनरेटर किया था उसमें हम लोगों ने थीटा चेंज किया. मींस वी स्टार्टेड रोटेटिंग द कॉइल इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड and due to the rotation of the coil, so rotation होगा तो definitely area vector और magnetic field में direction change हुआ जिससे flux change हुआ and which is responsible for inducing the current. Okay, वो current alternate था, means sin function varying था, sin पे depend कर रहा था, तो वो AC current उसको नाम दे दिया गया. but EMF यानी current तो induce हुआ. तो this was the technique. तो यानी अब तक तो आप बोल सकते हैं सर EMF इंड्यूस होने के जितने भी तरीके थे हम लोगों ने सब लगा लिए. भाई फ्लक्स चेंज करने का B चेंज कर सकते हैं, A चेंज कर सकते हैं, थीटा, सर सारे हो गए. बट इसके बाद भी हमें कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स और कुछ ऐसे पॉइंट्स मिले जहां पे हमें EMF इंड्यूस होता हुआ दिखाई दिया. तो चलिए आज वैसे ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम इंडक्शन ही है, बट द प्रॉपर नेम इज द सेल्फ इंडक्शन. So means the EMF is going to induce in the coil. आपका EMF coil में induce होने वाला है, but this is going to be self process. खुद करेगा. Means induction होगा, but वो खुद ब खुद coil के अंदर होगा. Nothing external factor is going to responsible for that. तो चलिए आज इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे और इसी टॉपिक पे ज्यादा फोकस करेंगे. बट कॉन्सेप्ट हमारा वही रहेगा that EMF will be only induced in the coil whenever the flux with the coil changes. तो कॉन्सेप्ट वही है और उसी कॉन्सेप्ट पे ध्यान में रखते हुए let's start with that. तो to understand the self induction को समझाने के लिए मैं आपके सामने एक डायग्राम रखता हूं. So let's suppose we have a coil. हमारे पास एक सेट ऑफ कॉइल्स है यानी हमारे पास एक सोलिनॉइड फॉर्मेशन है. सोलिनॉइड क्यों लिया, मतलब हम लोगों ने वेरियस कॉइल्स इसलिए ली ताकि कॉइल्स के नंबर थोड़े ज्यादा हों. और ये तो आप जानते हैं कि मोर बी द नंबर ऑफ द कॉइल्स मोर बी द EMF इंड्यूस. तो n के साथ तो डायरेक्टली है, तो इसलिए हम लोगों ने वेरियस नंबर्स ले लिए. एंड
we are going to connect this with a battery. हम लोग इसे बैटरी के साथ कनेक्ट करने वाले, पहले पूरे प्रोसेस को समझने की कोशिश करना। सो लेट्स सपोज आई यूज अ बैटरी ऑफ वोल्टेज V। तो मैंने यहाँ पे एक बैटरी यूज की जिसका वोल्टेज V था और मैंने उसे सोलेनॉइड के साथ सेटअप कर दिया और सर्किट ये रहा एंड दिस इज माय की, ये मेरा की रहा। ओके, रिसेंटली अभी की ओपन है भाई, मतलब सर्किट कंप्लीट नहीं है, मींस देयर इज नो करंट थ्रू द सर्किट। डन, आई थिंक सेटअप बिल्कुल क्लियर है। तो चलिए अब की को क्लोज करते हैं। सो लेट अस क्लोज द की, लेट अस क्लोज द की मींस चलिए सर्किट को कंप्लीट कर देते हैं। और एज सून एज यू क्लोज द की, व्हाट इज गोइंग टू फ्लो थ्रू द सर्किट? द करंट इज गोइंग टू फ्लो थ्रू द सर्किट। तो सर्किट से क्या फ्लो होने वाला है? करंट फ्लो होने वाला है। बट अब इसे थोड़ा सा ना मैग्नीफाई करके देखते हैं और थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, आप लोग थोड़ा सा सोचिए कि हम लोग थोड़ा स्लो मोशन में चल रहे हैं। सो लेट इट बी लिटिल बिट स्लो मोशन इन आवर इमेजिनेशन। इमेजिनेशन में थोड़ा सा स्लो मोशन में चलते हैं। क्या, किस बात के स्लो मोशन की बात कर रहा हूं? आपने की को क्लोज किया तो सर्किट से क्या फ्लो हुआ? करंट। फॉर एन एग्जांपल, लेट सपोज एग्जांपली आपके सर्किट से 10 एम्पीयर करंट फ्लो होता है। So how much current flows through the circuit? For an example 10 एम्पीयर जा रहा because of the battery। तो इसे थोड़ा सा स्लो मोशन में देखिए। तो जैसे ही आपने की को क्लोज किया तो ऐसा नहीं होने वाला है कि जैसे की को क्लोज किया करंट वुड बी 10 एम्पीयर इन अ सडन ऑफ मैनर, एकदम से 10 डायरेक्ट चला जाएगा। तो क्या होगा कि आपके सर्किट में करंट स्टार्ट इंक्रीजिंग। पहले 1 एम्पीयर जाएगा, मींस चार्ज का जो फ्लो होगा वो सीरियल वाइज होगा। ओके, वो जो टाइम टेकन होगा वो वेरी स्मॉल होगा, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं थोड़ा सा स्लो मोशन में सोचते हैं। तो करंट कितना? 1 एम्पीयर, 1 से 2, 2 से 3 एंड बाय दिस मैनर ऐसे होते होते 10 एम्पीयर तक पहुंचेगा। सो एज सून एज यू स्विच ऑन द की, जैसे ही आप की को ऑन करते हैं, की को क्लोज करते हैं जैसे ही, सो थ्रू द सर्किट द करंट स्टार्ट इंक्रीजिंग। सर्किट से क्या इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा? सर्किट से करंट इंक्रीज होना शुरू होगा। ओके, वो तब तक की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग ओनली टिल दैट पॉइंट जब तक आपका करंट 10 एम्पीयर जो आपका सर्किट से मैक्सिमम फ्लो होना चाहिए था तब तक, जहां तक नहीं पहुंच जाते। तो जब तक आप 10 एम्पीयर तक नहीं पहुंच जाते उस समय तक की बात कर रहा हूं कि उस टाइम के दौरान जब आपका करंट होगा वो क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा। तो अगर आपका करंट इंक्रीज हो रहा है, सो ये तो आपके लिए सोलेनॉइड है। क्या है ये हमारा? सोलेनॉइड। हमने नंबर ऑफ टर्न ज्यादा दिए थे। तो अकॉर्डिंग टू ओरियस्टेड, इफ देयर इज अ करंट थ्रू द सर्किट देयर वुड बी अ मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर आपके सोलेनॉइड से करंट इंक्रीज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सोलेनॉइड वो भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। ऑब्वियसली बात है, अगर सोलेनॉइड से करंट बढ़ाते हो तो ये तो आप सब जानते हो ना, सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? म्यू नॉट स्मॉल n I। सो विद द I द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सोलेनॉइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर आप स्विच ऑन करते हो तो ड्यूरिंग ऑन प्रोसेस, स्विच ऑन करते टाइम, सो जब आप स्विच ऑन करते हैं तो आपका करंट इंक्रीज होगा। With the increasing current, the magnetic field through the solenoid will also increase। तो solenoid की magnetic field भी increase होगी। अब सीधी सी बात है, magnetic field increase हो रहा है तो आपका फ्लक्स भी increase होगा। क्या हो रहा है? फ्लक्स increase मतलब फ्लक्स चेंज हो रहा है। अब ये जो फ्लक्स चेंज हो रहा है, ये जो फ्लक्स लिंक हो रहा है वो किसके साथ लिंक हो रहा है? कॉइल के साथ, इसी के कॉइल के साथ। किसकी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हो रहा है? खुद ही की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हो रहा है। यानी सोलेनॉइड क्या कर रहा है? ये तो आप जानते हैं ना कि सोलेनॉइड के इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म और कांस्टेंट हम लोग लेते हैं और वो हमेशा साउथ से नॉर्थ होती है इनसाइड। इमेजिन दैट, इमेजिन ये आपका नॉर्थ पोल है, इमेजिन ये आपका साउथ पोल है, तो आपकी इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड साउथ से नॉर्थ है। तब देखो हुआ क्या कि जब आपके पास पहले स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट था, 1 एम्पीयर करंट था, फॉर दैट हम स्विच ऑन करते ही की बात कर रहे हैं। तो जैसे स्विच ऑन किया तो आपके सर्किट से 1 एम्पीयर करंट अगर 1 एम्पीयर है तो मैग्नेटिक फील्ड उसी के अकॉर्डिंग सेट होगी।
और अगर मैग्नेटिक फील्ड है कहां पे है, सोलेनॉइड के अंदर, यानी सोलेनॉइड की कॉइल से पास हो रही है। तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के कॉइल से पास हो रही है तो यही मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के साथ लिंक हो रही है। और कॉइल के साथ कैसे लिंक होगी, वो भी नॉर्मली, क्योंकि हमारी कॉइल ऐसे होती है और मैग्नेटिक फील्ड साउथ से नॉर्थ इस फॉर्म में जाती है, यानी यही मैग्नेटिक फील्ड हमारी खुद के सोलेनॉइड के साथ फ्लक्स का काम करेगी। तो यानी यहाँ पे सोलेनॉइड खुद ही की मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है और वो खुद का ही मैग्नेटिक फील्ड खुद के साथ एज अ फ्लक्स लिंक हो रहा है, क्योंकि उसके नॉर्मली जाती है, साउथ से नॉर्थ जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही 1 एम्पीयर करंट हुआ तो उसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड हुई जो खुद ही के साथ फ्लक्स की तरह लिंक हुआ। अब नाउ जैसे ही 1 एम्पीयर से करंट गया होगा 2 एम्पीयर, क्योंकि करंट तो बढ़ेगा ना, क्योंकि करंट को तो 10 एम्पीयर तक जाना है। अब जैसे ही करंट इंक्रीज होगा सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी इनसाइड द सोलेनॉइड। अब सोलेनॉइड का अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होता है तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा होंगी। लेट्स सपोज मैंने 3 ड्रॉ की थी, 2 ड्रॉ किया था, लेट्स सपोज मैं एक और ड्रॉ कर देता हूं, क्योंकि अगर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी ज्यादा होंगी, और ज्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन कॉइल से यानी सरफेस से पास करेंगी तो फ्लक्स भी बढ़ेगा। तो टेक्निकली क्या हुआ, जैसे ही आपने स्विच ऑन किया आपका करंट इंक्रीज हो रहा है, फॉर अ मोमेंट हो रहा है बट हो रहा है, तो करंट इंक्रीज हुआ। करंट इंक्रीज हुआ तो सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज हुई। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुई तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज हुआ, इंक्रीज हुआ। बट किसके साथ फ्लक्स लिंक हो रहा है, सोलेनॉइड के खुद के साथ। किसकी वजह से, खुद ही की मैग्नेटिक फील्ड के साथ। यानी यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बनाने वाला भी सोर्स वही है और फ्लक्स लिंक करने वाला भी सोर्स वही है। और अगर अब फ्लक्स चेंज होगा तो क्या बनने वाला है, ईएमएफ इंड्यूस होगा। सो हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस हो गया किसके अंदर, सोलेनॉइड के अंदर खुद ब खुद, यानी ईएमएफ इंड्यूस हो गया। इसका मतलब एक करंट सेट हो गया, करंट इंड्यूस हो गया आपके पास। ये वो करंट था जो हम लोगों ने बैटरी से प्रोवाइड करवाया, तो ये तो था, बट ये वो करंट है जो इंड्यूस हुआ है। विद इन द सोलेनॉइड एक करंट इंड्यूस हो गया। अब आप सोचिए किस वजह से ये इंड्यूस हुआ है। तो करंट क्यों इंड्यूस हुआ, क्योंकि ईएमएफ बन गया था। ईएमएफ क्यों बना, क्योंकि सर फ्लक्स चेंज हो रहा है सोलेनॉइड के साथ। फ्लक्स चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि सर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड क्यों इंक्रीज हो रही है, क्योंकि सर सर्किट से करंट इंक्रीज हो रहा था। तो इसका मतलब करंट किस में इंक्रीज हुआ, सोलेनॉइड में इंक्रीज हुआ। मैग्नेटिक फील्ड किसकी इंक्रीज हुई, सोलेनॉइड की ही इंक्रीज हुई। फ्लक्स किसके साथ लिंक करके चेंज हो रहा है यानी इंक्रीज हो रहा है, सोलेनॉइड के साथ ही हो रहा है। तो वो ईएमएफ किस में इंड्यूस होगा, सोलेनॉइड में ही होगा। और वो जो करंट बना है ईएमएफ बनने की वजह से, तो वो करंट किस में बना, सोलेनॉइड में ही बना। यानी इस बार इंडक्शन कहां पे हुई, सोलेनॉइड में ही हुई। एंड रिस्पॉन्सिबल कौन है, सोलेनॉइड खुद ही फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। इस बार हम लोगों ने बाहर से कुछ नहीं किया, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग फ्रॉम द आउटसाइड। लाइक हम लोग कोई मैग्नेट को आगे पीछे नहीं ला रहे हैं तो कुछ नहीं है हमारे पास। नंबर 2, हम लोग कॉइल का एरिया इंक्रीज डिक्रीज भी नहीं कर रहे हैं तो वो भी नहीं किया। नंबर 3, हम लोग थीटा भी चेंज नहीं कर रहे हैं। तो यानी हम लोग एक्सटर्नल फैक्टर जो अब तक हम लोग काम कर रहे थे कैसे ना कैसे ईएमएफ बनाने के लिए हमारा काम चल रहा था, इस बार वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग। मींस द रोल ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर इज नथिंग। हाँ, हमारा रोल केवल इतना है कि हम लोग स्विच ऑन कर रहे हैं, बस हम लोग केवल स्विच ऑन कर रहे थे। बट जब हम लोग स्विच ऑन कर रहे थे तो हमारा कभी भी मोटो नहीं था, हमारा कभी भी मकसद नहीं था कि सेल्फ हम लोग उसके अंदर इंडक्शन करवाएं। हमारा तो मकसद था कि हम लोग तो सोलेनॉइड से करंट पास करवाते हैं, हमारा तो काम यही था। बट हमने जो काम किया उस काम में एक करंट इंड्यूस हो गया सोलेनॉइड के अंदर खुद ब खुद। खुद ब खुद का मतलब खुद ही के साथ लिंक किया और खुद ही के अंदर करंट को इंड्यूस कर दिया। सो दिस फिनोमेना ऑफ इंड्यूसिंग द ईएमएफ विद इन द कॉइल बाय इटसेल्फ, मतलब कॉइल खुद ही के साथ फ्लक्स को लिंक करके, खुद ही में मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके, खुद ही के साथ फ्लक्स चेंज करके ईएमएफ इंड्यूस कर रहा है। इसी फिनोमेना को क्या बुलाएंगे, सेल्फ इंडक्शन। आइडिया क्लियर हुआ बेटा कुछ?
तो यहाँ पे हमारा जो करंट इंड्यूस हुआ, तो अगर आप इसकी डायरेक्शन के बारे में बात करें, हमने ये तो वो करंट है जो हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो ये वाला I डैश कहाँ होगा? तो ये तो आप जानते हो, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, सॉरी, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज ऑलवेज अपोजिट टू कॉज ऑफ प्रोडक्शन। तो बताइए इसका मेन कॉज ऑफ प्रोडक्शन क्या है? ये क्यों आया? क्योंकि ईएमएफ था। ईएमएफ क्यों आया? बिकॉज देयर वाज फ्लक्स इंक्रीजिंग। Why the flux is increasing? Because the magnetic field is increasing. Why the magnetic field is increasing? Because the current was increasing. तो मतलब इस करंट को बनाने के लिए मेन कॉज क्या है? इंक्रीजिंग करंट। कौन है? इंक्रीज होने वाला करंट, यही मेन कारण है। तो इसका मतलब आपका जो इंड्यूस करंट है वो हमेशा कॉज को, किसको? कॉज ऑफ प्रोडक्शन, बनाने वाले का जो कारण है उसे अपोज करेगा। तो बनाने वाला कौन है? करंट, और उसका कारण क्या है? इंक्रीज हो रहा था, तो हमें उसे क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज करना पड़ेगा, और इसीलिए ये जो I डैश है वो आपके I के अपोजिट लगेगा। दिस इज द सेल्फ इंडक्शन। ये सेल्फ इंडक्शन है, यानी सोलेनॉइड के अंदर सेल्फ इंडक्शन है। मैंने पहले ही बताया, हम लोगों ने सोलेनॉइड इसलिए लिया ताकि नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हो सके। सो दिस इज द सेल्फ इंडक्शन इन द सोलेनॉइड बिकॉज ऑफ इटसेल्फ, खुद ही की वजह से खुद ने बना लिया। बट कब? जब स्विच ऑन था। चलिए यही पैरामीटर देखते हैं जब स्विच ऑफ करते हैं। बट देखो ये तब तक बनता रहेगा जब तक करंट इंक्रीज हो रहा है। 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अभी 10 आपका मैक्सिमम करंट है, इसके बाद थोड़ी बढ़ेगा। अब इसके बाद क्या होगा? जैसे ही आप 10 एम्पियर पे पहुंच गए, करंट कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट, फ्लक्स भी कांस्टेंट, और अगर फ्लक्स कांस्टेंट हो गया तो d phi by dt जीरो हो जाएगा, क्योंकि अगर phi कांस्टेंट है तो ये तो जानते हो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम जीरो, यानी फ्लक्स ही चेंज नहीं होगा तो फिर करंट नहीं बनेगा। तो ये सेल्फ इंडक्शन कब तक हुआ? जब जैसे ही आपने स्विच ऑन किया, तो जैसे ही आपने स्विच ऑन किया तभी बना, उसके बाद नहीं। तो जैसे ही आप लोग स्विच ऑन करते हो उसी टाइम बनता है। अब आ जाते हैं स्विच ऑफ के टाइम। जैसे ही आप स्विच ऑफ करते हैं, तो स्विच ऑफ करोगे तो क्या होगा? करंट डिक्रीज होगा। कैसे डिक्रीज होगा भाई? मैक्सिमम करंट 10 एम्पियर था, सो 10 से 9, 9 से 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और फिर 0 होगा। तो करंट आपका क्या होगा? डिक्रीज होगा। चाहे इसे डिक्रीज होने में वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम लगे, बट डिक्रीज होगा। तो करंट क्या हो रहा है? डिक्रीज। अब करंट डिक्रीज होगा तो सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड भी खुद के साथ डिक्रीज होगी। मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगी तो फ्लक्स भी डिक्रीज होगा, यानी फ्लक्स फिर से चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होगा यानी ईएमएफ इंड्यूस होगा, और ईएमएफ इंड्यूस होगा यानी फिर से करंट इंड्यूस होने वाला है। तो यानी हमारे पास फिर से सेल्फ इंडक्शन बनता है सोलेनॉइड में। कब? जब हम लोग क्या करते हैं? स्विच ऑफ करते हैं। तो जब आप इसे स्विच ऑफ करेंगे तो एक बार चलिए इसे भी देख लेते हैं। सो लेट्स सपोज दिस इज योर सोलेनॉइड, आपका वही बैटरी है, और इस बार आप स्विच ऑफ कर रहे हैं। तो जैसे ही आप स्विच ऑफ करेंगे तो ये जो आपका करंट है ये डिक्रीज होगा, ठीक है। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड फिर से वही बनेगी, साउथ से नॉर्थ, बट इस बार मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होती जाएगी, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो खुद ही की मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रही है, खुद ही के साथ नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम होगी, यानी फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ बनेगा, तो इसलिए करंट बनेगा। अब ये करंट की डायरेक्शन क्या होगी? चलो पता लगाते हैं। तो कॉज ऑफ प्रोडक्शन क्या है? करंट क्यों इंड्यूस हुआ? क्योंकि सर ईएमएफ इंड्यूस हुआ। व्हाई द ईएमएफ इंड्यूस? बिकॉज़ द फ्लक्स डिक्रीजेस। व्हाई द फ्लक्स डिक्रीजेस? बिकॉज़ द मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेस। And why the magnetic field decreases in this circuit? Because the current was decreasing. क्योंकि करंट डिक्रीज हो रहा था। तो आपका मेन कॉज कौन है? मेन कॉज ऑफ प्रोडक्शन कौन है? डिक्रीजिंग करंट। तो अकॉर्डिंग टू लेंजेस आप हमेशा कॉज ऑफ प्रोडक्शन को अपोज करेंगे। तो आपको बनाने वाला कौन है? डिक्रीजिंग करंट आपको बनाने वाला है, तो आप उसे अपोज करेंगे। किसे अपोज करेंगे? ध्यान से सुनना, हमेशा कॉज को अपोज करना है, कारण को अपोज करना है। कारण जो उसे बनाने वाला है, हमेशा ये मत देखो कि करंट को अपोज करेंगे। हमेशा अपोज का मतलब है कारण को अपोज करना है। क्या कारण है? कारण क्या था? इंक्रीज हो रहा था, तो हमने उसे डिक्रीज करना पड़ा, और डिक्रीज करने के लिए उसके अपोजिट में लगे।
यहां पे कारण यानी रीजन क्या है, कॉज डिक्रीजिंग करंट है, डिक्रीज हो रहा है करंट, करंट घट रहा है, तो हम लोग उसे क्या करेंगे, इंक्रीज करने का कोशिश करेंगे। और इंक्रीज करने के लिए इस बार जो आई डैश है वो आपके मेन करंट के अलोंग ही लगेगा। तो इसका मतलब हमें सेल्फ इंडक्शन दो केसेस में मिलते हैं। नंबर वन, जब हम लोग एग्जैक्टली स्विच ऑन करते हैं, और जब आप स्विच ऑन करते हैं तो आपको एक नया करंट इंड्यूस मिलता है जो आपके करंट को अपोज करेगा, रीजन आपके सामने, ओके। और जब आप स्विच ऑफ करते हो तो भी आपको एक नया करंट मिलेगा, बट वो जो नया इंड्यूस करंट होगा वो आपके ही करंट के अपोज में, सॉरी सपोर्ट में होगा, क्योंकि आपका करंट डिक्रीज हो रहा होगा और वो आपको इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। अब रियल लाइफ में इसका एग्जांपल, आप लोगों ने ट्रेडिशनल बल्ब देखे होंगे, पुराने वाले जो 100 वॉट के आते थे ना, जिसके अंदर टंगस्टन यूज करते थे और कॉइल ऑफ द फिल्म यूज की जाती थी। आजकल तो चलो एलईडीज हैं सब जगह पे, एवरीवन के घर पे, तो एलईडी का वर्किंग प्रिंसिपल बिल्कुल अलग है। तो इसे हम लोग जब सेमीकंडक्टर चैप्टर पढ़ेंगे ना, वी विल डिस्कस अबाउट द एलईडी, एवरीथिंग, वर्किंग प्रिंसिपल सब देखेंगे। बट द पॉइंट इज दैट कि अब हमारा जो ट्रेडिशनल बल्ब है उसमें टंगस्टन होता है क्योंकि उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, बट आपने अगर उसे ध्यान से देखा होगा तो उसमें वेरियस नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, तो एक तरीके से वो सोलेनॉइड का ही तो जैसा ही तो हो गया वो। अब वही वाली बात है, जैसे ही आप उसे स्विच ऑन करते हैं तो जब ऑन करोगे तो ये फिनोमेना लगेगा, कौन सा फिनोमेना लगेगा, सेल्फ इंडक्शन। और ऑन करते टाइम एक जो नया करंट है वो आपके मेन करंट को अपोज करेगा, यानी आप 10 एम्पियर तक पहुंचो उसके लिए आपको एक अपोजिशन फील होगी, यानी वो आपको 10 एम्पियर तक नहीं पहुंचने देगा। यही तो मेन था कि जो आप करना चाहते हो आपको नहीं करने देगा, इसलिए आपको थोड़ा सा डिले हो जाता है। तो जो हमारे ट्रेडिशनल बल्ब होते थे उनको स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता था, वो डिले होते थे जब आप ऑन करते थे, क्योंकि करंट तो 10 एम्पियर तक जाएगा, बट आपको एक ऐसा करंट मिलेगा जो आपको अपोज करेगा, आपको इंक्रीज नहीं होने देगा, आपको डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, और इस प्रोसेस में आपको थोड़ा सा देर लग जाता था। इसलिए ट्रेडिशनल बल्ब को एक्टिव होने में, स्विच ऑन होने में कंप्लीटली थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगता था, बट कब, जब स्विच ऑन होना होता था। पर जैसे ही वो धीरे धीरे 10 एम्पियर तक पहुंच गया, इसके बाद ऐसा कोई फिनोमेना नहीं होगा, फिर वो अपने फुल इंटेंसिटी से कंटिन्यूअसली ग्लो करेगा। डन। सेकेंडली, उसी बल्ब को जब आप लोग स्विच ऑफ करते हैं तो स्विच ऑफ करते टाइम आपका करंट डिक्रीज हो रहा है, 10 से 0 जा रहा है, तो कॉज ऑफ प्रोडक्शन की वजह से, मतलब लेंजेस के और इस पूरे फिनोमेना की वजह से वो आपको 10 एम्पियर तक जाने के लिए रोकेगा। तो आप डिक्रीज हो रहे हो तो आपको डिक्रीज होने से रोकेगा, तो आप तो स्विच ऑफ कर चुके हो बट वो आपको डिक्रीज होने से थोड़ी देर तक रोकता रहेगा, कोशिश करेगा, यानी वो एक नया करंट बनाएगा जो आपको डिक्रीज नहीं होने देगा, आपके सपोर्ट में लगेगा। यानी स्विच ऑफ करने के बाद भी वो बल्ब थोड़ी देर तक ग्लो करता रहता है, वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ टाइम होता है, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल आराम से देख सकते हो, बट वो फ्रैक्शन ऑफ टाइम, सम पार्ट्स ऑफ द सेकंड होते हैं, बट वो वहां पे टाइम लगाता है। सो दिस इज योर सेल्फ इंडक्शन जो रियल लाइफ में, ये ज्यादातर हमें मरकरी बल्ब में देखने को ज्यादा मिल जाते हैं, जो आपके ट्रेडिशनल जब हाई इंटेंसिटी वाला, आजकल तो एलईडी फ्लड लाइट्स आ गई हैं जिसमें बहुत ज्यादा एलईडी होती है, तो एलईडी का यही एडवांटेज है कि हम लोग एलईडी की तरफ स्विच क्यों गए। ओके, वो भी बात अलग है कि चीपर कॉस्ट बहुत कम होता है, मतलब खर्चा जो बिजली का आता है ना वो सब कम होता है, बट जो सबसे बड़ा एडवांटेज एलईडी का है कि एलईडी का एक्शन फास्ट है, यानी एलईडी में ये नहीं होगा, एलईडी में कोई टंगस्टन या सोलेनॉइड नहीं होती, बट हमें यहाँ पे सोलेनॉइड को पढ़ना था, एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट। आई होप सेल्फ इंडक्शन सबको क्लियर है। डन है। दिस इज सेल्फ इंडक्शन जो किसी भी कॉइल में होता है जब आप या तो स्विच ऑन करते हो या स्विच ऑफ करते हो, बस बीच में नहीं होगा। जब आप चल रहे हो उस टाइम ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि उस टाइम आपका करंट कांस्टेंट हो चुका है। गॉट दैट पॉइंट? सो प्लीज अभी हम डेफिनेशन और थ्योरेटिकल पे जाएंगे, बट ये एक एक्सप्लेनेटरी पार्ट था क्योंकि यही आपको सेल्फ इंडक्शन समझाएगा। तो माय रिक्वेस्ट, अगर आप अंडरस्टूड कर गए हैं वेल एंड गुड, बट अगर फिर भी डाउट है तो प्लीज वीडियो को यहीं पे पॉज कीजिए पहले, और एक बार वापस से रिवाइंड कीजिए और एक बार दोबारा से सुनिए, दोबारा से इस पूरे कॉन्सेप्ट को ट्राई कीजिए समझने का। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, उसके बाद भी अगर आपके पास कोई क्वेरी है सो प्लीज लेट मी नो अबाउट दैट। ओके, सो नाउ वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द
थ्योरेटिकल। अब आ जाते हैं थ्योरेटिकल में। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको समझाया कि कब बनता है, कैसे बनता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन। अब डिफाइन करेंगे, कुछ पैरामीटर्स पढ़ेंगे जो इस फिनोमेना को समझाएगा। तो चलिए इस पे बात करना शुरू करते हैं। तो हमारे पास क्या था, वी हैव अ सोलिनॉइड डन विद द बैटरी और विद द स्विच। ठीक है, ये आपने की को ऑन कर दिया, करंट जाएगा आई, तो स्विच ऑन किया मैंने, तो अगर ये ऑन का कंडीशन बना रहे हैं तो ये आई डैश इसे अपोज करेगा। डन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट सेल्फ इंडक्शन। तो व्हाट इज सेल्फ इंडक्शन, है क्या ये? सो इट इज द phenomena of inducing the EMF in the coil by itself। मतलब कि वो जो EMF बना है वो कॉइल में खुद से बना है, यानी खुद ही की मैग्नेटिक फील्ड लेता है, खुद ही के साथ फ्लक्स लिंक करता है और खुद ही के साथ चेंज करके EMF बनाता है। ओके, नाउ द डिवाइस, अब इसे क्या बुलाते थे? अब तक हम लोग इसे सोलिनॉइड बुलाते थे। ओके, इस सेटअप को सोलिनॉइड बुलाने का रीजन अलग था, वो आप जानते हैं, क्योंकि हम लोगों ने मैग्नेटिक इफेक्ट में इसे पढ़ा था कि सर कॉपर वायर की बाइंडिंग करके जब हम उसमें करंट पास करवाएंगे तो उसमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, तो वो सोलिनॉइड था। अब इस टॉपिक को या इस डिवाइस को, इस सेटअप को पढ़ा जा रहा है नॉट फॉर प्रोड्यूसिंग द नॉट फॉर प्रोड्यूसिंग द मैग्नेटिक फील्ड। इस सेटअप को हम मैग्नेटिक फील्ड बनाने वाले एज अ डिवाइस की तरह नहीं पढ़ रहे हैं। अब इस टॉपिक में हम इसे पढ़ रहे हैं एक ऐसे डिवाइस के तौर पे जो खुद ही के अंदर, खुद ही की वजह से सारे पैरामीटर खुद के साथ सेटअप करके एक ईएमएफ इंड्यूस करता है। हमारा कोई इंटेंशन नहीं था यहाँ पे। स्विच ऑन करते टाइम हम लोग नहीं चाहते थे कि ईएमएफ बने, स्विच ऑफ करते टाइम भी हम लोग नहीं चाहते थे, बट ये खुद से हो रहा है। तो यहाँ पे इस डिवाइस का जो मेन कॉन्सेप्ट है या इसे पढ़ने का कारण है वो है सेल्फ इंडक्शन, और इसी वजह से इस डिवाइस को एक नया नाम देना शुरू करेंगे यहां से, एंड दैट नेम इज इंडक्टर। क्या बुलाएंगे आप लोग इस डिवाइस को? अब से इंडक्टर बुलाएंगे। तो ये टर वाला जो एक पैरामीटर चल रहा है ना, तो इस टर वाले पैरामीटर में एक और डिवाइस ऐड हो गया। कौन सा? पहला डिवाइस रेजिस्टर, पढ़ गया भाई, एक ऐसा डिवाइस जो अपोजिशन लगाता है फ्लो ऑफ करंट को। सेकंड कैपेसिटर, एक ऐसा डिवाइस जिसकी एबिलिटी है कि चार्ज को स्टोर करके रख सके। एंड थर्ड इंडक्टर, एक ऐसा डिवाइस जो कॉइल के अंदर खुद ही ईएमएफ इंड्यूस करता है। तो हमारे पास तीन टर हो चुके हैं भाई, रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। तो तीन टर है बेटा आप लोगों के पास, और ये जो तीनों टर हैं ये आपको नेक्स्ट चैप्टर में जरूर मिलेंगे। किसमें? एसी में। अल्टरनेट करंट जब हम लोग पढ़ने जाएंगे इन फ्यूचर, तो हमें रजिस्टर को भी देखना है, हमें इंडक्टर को भी देखना है और हमें कैपेसिटर को भी देखना है। तो आज हमारे तीसरे टर यानी तीसरे डिवाइस का नेम स्टार्ट हुआ है इंडक्टर। तो अब से इसे आप लोग क्या बुलाओगे? इंडक्टर। ओके, अगर आपका ये डिवाइस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के मोटो पे है, तब आप लोग इसे सोलिनॉइड बुला सकते हो, जब तक आप मैग्नेटिक में हो। बट अगर आपका यही डिवाइस किसमें आ रहा है? ईएमआई में आ रहा है, यानी वो इंडक्शन कर रहा है खुद से ही, तब से आप लोग इसे इंडक्टर बुलाएंगे। ओके, सो सेल्फ इंडक्शन हो गया। सो इंडक्टर क्या है? इंडक्टर, इट इज द डिवाइस which is responsible for self induction। वो डिवाइस जो सेल्फ इंडक्शन प्रोसेस करता है उसे आप लोग क्या बुलाएंगे? इंडक्टर। एक आखिरी डेफिनेशन और है जिसको आप ध्यान देंगे, सेल्फ इंडक्टेंस। ध्यान से, सेल्फ इंडक्टेंस, ये था सेल्फ इंडक्शन, इट इज द फिनोमेना, ये प्रोसेस है। सेल्फ इंडक्शन इट इज द प्रॉपर्टी बुलाइए या एबिलिटी बुलाइए of producing the EMF, of inducing the EMF या producing the EMF, inducing the EMF in coil by itself।
तो देखिए फर्स्ट और लास्ट टर्म की डेफिनेशन में थोड़ा सा फर्क है। फर्स्ट में ये फिनोमेना है, प्रोसेस को आप सेल्फ इंडक्शन बुलाएंगे, उस डिवाइस को आप इंडक्टर बुलाएंगे, और उस डिवाइस की उस प्रॉपर्टी या एबिलिटी को आप इंडक्टेंस बुलाएंगे। जैसे कैपेसिटर होता है, डिवाइस का नाम क्या है? कैपेसिटर, टर हो गया, और उसकी एबिलिटी को कैपेसिटेंस बुलाते हैं। ऐसे ही डिवाइस जो अपोज करता है उसे आप रजिस्टर बुलाते हो, और उस डिवाइस की उस अपोजिशन के कैरेक्टर को पढ़ने के लिए कि भाई कितना अपोज कर रहा है, हम रेजिस्टेंस पढ़ते हैं। तो वैसे ही चलता आ रहा है, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, ऐसे ही सेल्फ इंडक्टेंस। क्लियर है? चलिए अब इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पे आते हैं। तो सिंस, एक चीज जो अब तक हम लोगों ने ऑब्जर्व की, सिंस दैट द amount of magnetic flux link with inductor आपके मैग्नेटिक, आपके इंडक्टर के साथ कितना फ्लक्स लिंक हुआ वो कौन डिसाइड करेगा? द अमाउंट ऑफ करंट आपके पास कितना है। ये तो हम लोग देख के आए थे कि भाई जितना करंट होगा उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। सॉलिनॉइड बोलो, आपसे इंडक्टर बोलेंगे, तो जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा फ्लक्स, और जितना ज्यादा फ्लक्स होगा डेफिनेटली डायरेक्टली उतना ही ज्यादा ईएमएफ बनेगा, क्योंकि phi is equal to rate of change of flux, और जितना ज्यादा फ्लक्स चेंज होगा आगे करंट उतना ही बनेगा। तो हम ये पता लगाना चाहते हैं कि पहली बात फ्लक्स कितना लिंक हुआ। सो अमाउंट ऑफ फ्लक्स लिंक विद इंडक्टर is always directly proportional to current। तो phi क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? phi रिप्रेजेंट नेट फ्लक्स। ध्यान से करना क्योंकि ये आने वाले डेरिवेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है। अगर आप डेफिनेशन समझते हो तो डेरिवेशन बहुत इजी होते हैं बेटा। सो नेट फ्लक्स लिंक विद इंडक्टर, इंडक्टर के साथ कितना फ्लक्स आपने लिंक किया, दिस इज द डिसाइडिंग पार्ट। तो कितना फ्लक्स लिंक किया वो डिपेंड करेगा किस पे? करंट थ्रू इंडक्टर, कि भाई आपके इंडक्टर से कितना करंट जा रहा है। ये वो वाला करंट नहीं है, ये वो करंट है जो हम लोगों ने दिया था आई डैश कितना बनेगा ये हम लोग पता लगाएंगे कि इतना इंड्यूस होगा, वो बात की बात है। तो कितना फ्लक्स लिंक हुआ इस पूरे इंडक्टर के साथ इज इक्वल टू इसमें से कितना करंट जा रहा था। ये सिंपल है, करंट जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज्यादा, और मैग्नेटिक फील्ड जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स भी उतना ही ज्यादा। तो जब ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटेगा तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा L, और इसी कांस्टेंट को आप बुलाते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। देखो मैं आपको जो ये टर्म कंपैरिजन बता रहा हूं, इट इज नॉट जस्ट ओनली फॉर द फन पार्ट और जस्ट नॉट ओनली फॉर द फ्यूचर, ये बस केवल समझने वाला कॉन्सेप्ट है। देखो चीजें अब तक जब से बनी हैं, जब से हम लोग स्टार्टिंग से चार्ज को पढ़ते आए थे, तो फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट टर्म आया कैपेसिटर। तो अब अगर आप उनके सबके पैरामीटर और सबके बिहेवियर देखो, तो देखो कैपेसिटर ने चार्ज को स्टोर किया, वो डायरेक्टली डिपेंड करता था वोल्टेज पे, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, तो Q इज इक्वल टू CV, ये कैपेसिटेंस कहलाया। जब हम लोग रजिस्टर पे गए तो वो अपोजिशन में था कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, और जब प्रोपोर्शनलिटी हटा तो वहां पे आया कांस्टेंट R, जिसे आपने रेजिस्टेंस नाम दिया। यहां पे भी यही आया। तो देखो तीनों टर का काम बिल्कुल अलग अलग है, रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, तीनों अलग अलग फील्ड में अलग अलग काम कर रहे हैं, बट तीनों का जो एक कहते हैं ना मैथमेटिकल अप्रोच है वो एक जैसा ही चल रहा है कि भाई कितना चार्ज स्टोर होगा वो डिपेंड करेगा वोल्टेज कितना। प्रोपोर्शनलिटी हटी तो उसका एक कांस्टेंट पैरामीटर आया, यानी उसकी एबिलिटी आई, जिसे कैपेसिटेंस का नाम दिया। भाई वोल्टेज जितनी ज्यादा होगी सर्किट से करंट उतना ही ज्यादा होगा, और जब वो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा तो उस अपोजिशन फैक्टर को दिखाने के लिए कांस्टेंट आया, जिसे हम लोगों ने रेजिस्टेंस पे डिपेंड किया। ओके, मैं ये नहीं कहता कि ये जो कांस्टेंट है CR ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इस बात को आप लोग जानते हैं। कैपेसिटेंस की वैल्यू बदली जा सकती है। अब कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है वो आगे निकाला ना हम लोगों ने। सर C का फॉर्मूला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए A एफिशिएंट नॉट बाय D, इट डिपेंड अपॉन एरिया, इट डिपेंड अपॉन परमिटिविटी, इट डिपेंड अपॉन सैचुरेशन। तो वो पॉइंट अलग है, अभी तो हम केवल कांस्टेंट बना। ये R भी कोई यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। हाँ, इट डिपेंड अपॉन रेजिस्टिविटी, R इज इक्वल टू रो L बाय A, तो हमने इसका रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करता है, लेंथ पे और एरिया पे।
तो ये, और टेम्परेचर भी होता है जो एक्सटर्नल फैक्टर भी है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी चल रहा है, तो ये भी एक कांस्टेंट है, बट फिर वही बात, ये कोई यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। अब ये भी चेंज होता है, कैसे चेंज होता है, ये किस पैरामीटर पे डिपेंड करेगा, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यानी हम लोग इसका भी फॉर्मूला निकालेंगे। देखो पैरामीटर वही है, सी का, यहां से सी जब इंट्रोड्यूस हुआ, सी का फॉर्मूला बनाया कि नहीं बनाया, बनाया। आर का फॉर्मूला ये तो 10th क्लास में ही बना लिया था सर, क्योंकि पढ़ा हुआ था, तो वहां पे भी बनाया। एल का भी बनाएंगे, बट हमारे लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन सकता है यहाँ पे। सीधी सी बात है, अगर मैं आपको बोलूं कैपेसिटर जब टॉपिक पढ़ना है तो सबसे मेन कॉन्सेप्ट है Q इज इक्वल टू CV। ओके, ये वहां का ओम्स लॉ था। इलेक्ट्रिसिटी में गए तो V इज इक्वल टू IR, वो वहां का हार्ट था, वहां का ओम्स लॉ था। और सेल्फ इंडक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट phi इज इक्वल टू LI। इसी कॉन्सेप्ट से आगे न्यूमेरिकल और डेरिवेशन ज्यादातर चलेंगे। डन है? तो यहां से हमारे पास phi इज इक्वल टू LI। phi का मीनिंग टोटल फ्लक्स लिंक विद द इंडक्टर, L का मीनिंग सेल्फ इंडक्टेंस, और I का मीनिंग अमाउंट ऑफ करंट कितना था। तो यहां से, तो thus यहां से L कितना आएगा, L इज इक्वल टू phi बाय I। क्लियर है? तो सेल्फ इंडक्टेंस का एक जनरल फॉर्मूला बन गया। क्या? सेल्फ इंडक्टेंस का एक जनरल फॉर्मूला बना, टोटल फ्लक्स लिंक विद द इंडक्टर टू द टोटल अमाउंट ऑफ करंट थ्रू द इंडक्टर। कितना फ्लक्स लिंक हुआ डिवाइडेड बाय इंडक्टर से करंट कितना था। क्लियर है? तो चलिए, अब अगर सेल्फ इंडक्टेंस बन चुका है तो हेल्प करो मुझे इसकी ऐसा यूनिट बनाने में। सो ऐसा यूनिट phi फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, और मैग्नेटिक फ्लक्स की ऐसा यूनिट वेबर, और करंट एम्पियर, तो वेबर पर एम्पियर। डन है? ओके, वेबर को अगर टेस्ला में लिखना चाहो तो ये आप जानते हैं, तो वेबर phi इज इक्वल टू BA यानी टेस्ला मीटर स्क्वायर, तो आप इसकी ऐसा यूनिट टेस्ला मीटर स्क्वायर पर एम्पियर ही लिख सकते हैं। क्लियर है? सो दिस इज द SI यूनिट ऑफ फ्लक्स। अब आ जाते हैं सबसे मेन, इसकी जो दूसरी यूनिट है वो है हेनरी। क्या है इसकी SI यूनिट? हेनरी। तो देखो, ये जो दो यूनिट है ये तो फॉर्मूले को देखते हुए बनी, बट जो साइंटिस्ट ने, मींस हेनरी वाज द साइंटिस्ट जिन्होंने इस चीज के इंट्रोडक्शन को और इस चीज के कॉन्सेप्ट को सामने लाया, तो डेफिनेटली उनके नाम से ही ये चीज आगे आनी थी। जैसे कैपेसिटेंस पे ध्यान दीजिए, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू Q बाई V, तो कूलम पर वोल्ट ये भी SI यूनिट है, बट कैपेसिटेंस की दूसरी SI यूनिट हम फैराड लिख देते हैं। जब हम रेजिस्टेंस पे जाते हैं तो वोल्ट पर एम्पियर, तो ये भी रजिस्टर का ऐसा यूनिट है, लिखा जा सकता है। बट जब हम एक कॉमन नेम पे जाते हैं तो वहां पे ओम का नाम आ जाता है, जब ओम्स लॉ इंट्रोड्यूस हुआ था। ऐसे ही यहाँ पे, वैसे अगर आप फॉर्मूले को देखने जाओ तो वेबर पर एम्पियर, टेस्ला मीटर स्क्वायर पर एम्पियर, बट अगर आप एक ओवरव्यू में फॉर्मूला ऐसा यूनिट देखने जाओ तो वो हेनरी मिलेगी, जिसका सिंबल कैपिटल H। क्लियर है? तो दिस इज द अमाउंट or the basic introduction or basic terms related to self inductor। सेल्फ इंडक्शन क्या है? द फिनोमेना ऑफ इंड्यूसिंग इंडक्टर, उस डिवाइस को बुलाएंगे और उसकी प्रॉपर्टी को हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस बोलेंगे। डन? फिर हमने उसका फॉर्मूला बना लिया कि कितना फ्लक्स लिंक होगा वो डिपेंड करेगा कितना करंट है, और जब प्रोपोर्शनलिटी हटेगी तो वो दिखाएगा सेल्फ इंडक्टेंस के बिहेवियर को, कि भाई कितना कर सकता है एबिलिटी। हाँ, ये किस पे डिपेंड करेगा, वी विल टॉक अबाउट। यहां से हमने उसकी ऐसा यूनिट बना दी, तो चलिए यहां से एक छोटा सा काम कर लेते हैं। लेट अस डिफाइन 1 हेनरी। जैसे 1 फैराड को आप डिफाइन करते हैं, 1 ओम को आप डिफाइन करते हैं, ऐसे ही 1 हेनरी को डिफाइन करते हैं। तो L 1 कब हो सकता है? व्हेन phi भी 1 हो और I भी 1 हो। तो लिख सकते हो व्हेन 1 वेबर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद coil due to 1 ampere current through coil। तो कॉइल से जब 1 एम्पियर करंट पास होगा, तो जब उसकी वजह से अगर 1 वेबर फ्लक्स लिंक हो रहा है, तब आप बोल सकते हो कि आपका सेल्फ इंडक्टेंस कितना है, आपकी एबिलिटी कितनी है ईएमएफ को खुद से बनाने की, 1 हेनरी। क्लियर है? चलिए एक छोटा सा काम जो मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, एज यूजुअल डायमेंशन फॉर्मूला। देखो अब आपको सारी जरूरत पड़ेगी,
और ये चीज तो मैं आपके साथ हमेशा से बोलता आया हूँ बेटा कि अगर हमारे पास कोई न्यू टर्म, न्यू डेफिनेशन, कोई भी नई चीज आती है, उसका डायमेंशन फॉर्मूला तो 101% आपको देखना है। जब कैपेसिटेंस आए तो उसकी जैसे परमिटिविटी, परमिएबिलिटी, जो जो नई चीज आते जा रही है उनके डायमेंशन को तो देखना है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन पढ़ चुके हैं, फ्लक्स का डायमेंशन हम लोगों ने चैप्टर के स्टार्टिंग में बना लिया था। तो फ्लक्स का डायमेंशन याद है, करंट का याद है, तो प्लीज इसका डायमेंशन आप लोग खुद बनाएंगे। सो दिस इज फॉर योर साइड, ये आपकी तरफ डन है। तो फ्लक्स लिंक हो गया, डन। तो चलिए फ्लक्स लिंक हुआ तो सीधी सी बात है, कहानी क्या थी, करंट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड तो भी फ्लक्स, और फ्लक्स लिंक होगा तभी तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो चलिए पता लगा लेते हैं, ईएमएफ इंड्यूस इन इंडक्टर। तो इंडक्टर में कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ, तो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ इट इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। ओके, ईएमएफ इंड्यूस इन इंडक्टर फॉर वन कॉइल, एक कॉइल की बात कर रहा हूं मैं, एक कॉइल में कितना हुआ, तो मैं नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल 1 ले रहा हूं, तो E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। सिंपल है, ये तो फैराडे ने दिया था, बट हमारे पास फाई का एक नया फॉर्मूला आ गया। देखो एक फाई का पुराना फॉर्मूला था बी ए कॉस थीटा, वो मैग्नेटिक फील्ड में, अब हमारे पास फाई का एक न्यू फॉर्मूला है सेल्फ इंडक्टेंस की टर्म में। और अगर ऐसा है तो आप फाई में क्या लिखेंगे, डी बाई डी टी ऑफ एल आई, डन है। फाई इज इक्वल टू एल आई, एल स्टैंड्स फॉर सेल्फ इंडक्टेंस, जो गिवन इंडक्टर के लिए कांस्टेंट है वो तो बाहर आ जाएगा। और सीधी सी बात है, ये जो ईएमएफ बन रहा था वो किसके चेंज होने की वजह से बन रहा था, करंट। करंट चेंज हो रहा था ना, स्विच ऑन के टाइम या स्विच ऑफ के टाइम, चाहे वेदर इंक्रीज और डिक्रीज, बट चेंज तो हो रहा था। तो इसका मतलब ईएमएफ बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है करंट। कौन सा जो चेंज हो रहा है, जो आई हम लोग दे रहे हैं, तो आई वेरिएबल है तो एल तो बाहर आ जाएगा और आई वेरिएबल ही रहेगा। तो द न्यू फॉर्मूला फॉर ईएमएफ इंड्यूस, ईएमएफ इंड्यूस का नया फॉर्मूला आपके पास देखो। अब फॉर्मूले ई के बहुत बनते जा रहे हैं, और जैसे जैसे फॉर्मूलेज का नंबर बनता जाएगा आपको अपने न्यूमेरिकल्स के लिए उतनी ही प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी। ई का फॉर्मूला माइनस डी फाई बाई डी टी, ये पहला था। फिर ई का फॉर्मूला आया बी एल बी, फिर ई का फॉर्मूला आया हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा, वो रॉड के लिए। फिर ई का फॉर्मूला आया ई नॉट साइन ओमेगा टी, जहां पे ई नॉट का मैक्सिमम ईएमएफ एन ए बी ओमेगा। और आज हमारे पास ई का नया फॉर्मूला है नेगेटिव एल डी आई बाई डी टी। क्लियर है। और अगर ये ईएमएफ इंड्यूस है तो क्या आप यहां पे करंट इंड्यूस बता सकते हैं, करंट इंड्यूस। रिमेंबर इंड्यूस करंट को हम लोग क्या सिंबल देते थे, आई डैश। तो आई डैश कितना होगा, ईएमएफ इंड्यूस बाय रेजिस्टेंस। वो फिर आपका सिंपल वाला बात है जैसे हम लोग करते हैं। क्लियर है। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन एंड द बेसिक ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्शन का सारा इंट्रोडक्शन आपके पूरे इस पेज पे ओवरव्यू। पहले वाले जब शीट पे यानी जब हमने पहले डायग्राम बनाया था वो इसको समझाने का कोशिश था। आई होप यू गॉट इट एंड दिस इज द थ्योरेटिकल एंड द मैथमेटिकल अबाउट एवरीथिंग। डन है। सो प्लीज इसे नोटेड डाउन करेंगे और इसे कंप्लीटली स्टडी करेंगे। तो एक बार जल्दी से कीजिए प्लीज इसे। ओके स्टूडेंट्स, सो एज यू डिस्कस और एज यू नो दैट हम लोगों ने सेल्फ इंडक्टेंस को समझा और ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि सेल्फ इंडक्शन फिनोमेना सोलेनॉइड्स में ज्यादा बेटर वे में होता है क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल ज्यादा होंगे। तो पहली बात उसके पास मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा बनेगी क्योंकि नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है, और अगर नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है तो फ्लक्स लिंक भी ज्यादा होगा जिस वजह से ईएमएफ इंड्यूस भी ज्यादा होगा। तो एक तरीके से हम लोग इसे ही सोलेनॉइड और इसे ही इंडक्टर बुलाते हैं। तो सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में पता तो चल गया, और अब आइए ये पता लगाते हैं कि ये सेल्फ इंडक्टेंस किस पे डिपेंड करता है। यानी सीधा सा बात है, अगर सिंपल वे में बोलूं, लेट अस कम टू फाइंड आउट द फॉर्मूला फॉर द सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला निकालते हैं, जैसे कैपेसिटेंस का निकाला था पीपीसी के लिए, ऐसे ही। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक एंड द फाइनल टॉपिक फॉर द टुडेज लेक्चर इज सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस यानी एल फॉर सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के लिए सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला निकालते हैं। डन है। तो चलिए एक बार मैं आपके सामने डायग्राम बना देता हूं। लेट सपोज वी हैव अ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड बोलो या फिर इंडक्टर बोल लो, देखो बेटा कुछ भी बोल लीजिए। ओके वैसे तो इंडक्टर नेम स्पेसिफिक ये बताता है कि एक ऐसा एलिमेंट जो अपने अंदर इंडक्शन खुद करे,
ज्यादातर वो सोलिनॉइड होता है, तो आप इसे सोलिनॉइड भी बुला सकते हैं और इंडक्टर भी बुला सकते हैं। बट इंडक्टर तभी बुलाना है जब आप उसमें ईएमएफ इंडक्शन की उस बिहेवियर को पढ़ना चाहते हैं। अगर आप केवल इसका मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ना चाहते हैं, जो हम लोगों ने मैग्नेटिक चैप्टर में किया, तो फिर आप इसे इंडक्टर मत बुलाइए, यानी इसको इंडक्टर मैग्नेटिक चैप्टर में जाके नहीं बुलाना है, इसे इंडक्टर यहां पे बुलाना है जहां पे इसके इंडक्शन के बिहेवियर को पढ़ा जा रहा है। तो हमारे पास ये इंडक्टर है, सोलिनॉइड है, मैंने स्विच ऑन कर दिया, तो ये स्विच ऑन करने के टाइम की बात है, ड्यूरिंग द स्विच ऑन की बात है। सो क्या चीज है हमारे पास? लेट अस कंसीडर अ सोलिनॉइड ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल n। तो एक हमारा सोलिनॉइड है जिसके नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितने हैं? स्मॉल n, एंड हैविंग लेंथ स्मॉल l। तो इस सोलिनॉइड की लेंथ कितनी एज्यूम की है? L be the length of the solenoid and small n be the number of turns of the solenoid is connected across, आप लोगों ने इसे कनेक्ट किया है across a battery of voltage, जो भी आप लोग लेना चाहो, बैटरी ऑफ वोल्टेज V, ड्यू टू विच, जिसकी वजह से, ड्यू टू विच I is the amount of current through it, ओके। तो उससे कितना करंट पास हो रहा है? I be the amount of current जो उससे पास हो रहा है। क्लियर है? तो चलिए इसका सेल्फ इंडक्टेंस निकालते हैं। सो दस सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलिनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस, तो L क्या बनेगा? 5/I, जो हम लोगों ने अभी बनाया था। तो देखिए L बनाने के लिए हमें किस किस चीज की जरूरत है? वी रिक्वायर्ड नेट फ्लक्स ऑफ सोलिनॉइड। तो पहली बात, अगर हमें L चाहिए तो हमें सोलिनॉइड का पहले टोटल फ्लक्स निकालना पड़ेगा और हमारे पास टोटल करंट होना चाहिए। तो करंट तो I है, ये चीज हम लोग पहले स्पेसिफाई कर चुके हैं। तो यानी इफ वी वांट टू कैलकुलेट दी सेल्फ इंडक्टेंस, हमें बस केवल एक चीज को अरेंज करना है, वो नेट फ्लक्स। इस सोलिनॉइड से कितना फ्लक्स जा रहा है। अब सोलिनॉइड से अगर फ्लक्स निकालना है तो डेफिनेटली फ्लक्स निकालने से पहले सोलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड निकालनी पड़ेगी। सो दस, तो इस इक्वेशन को रखते हैं। तो सिंस मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलिनॉइड, तो सोलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड को बताइए कितनी होती है? B is equal to mu naught small n I। ये सोलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड है जो साउथ से नॉर्थ में लगेगी, ये आप सब जानते हो, है ना? ओके, तो चलिए फ्लक्स लिंक निकालते हैं। सो फ्लक्स लिंक विद ईच कॉइल ऑफ सोलिनॉइड। पहले सोलिनॉइड के बाद देखो, सोलिनॉइड के पास कितनी कॉइल्स हैं? कैपिटल N बी द नंबर ऑफ टर्न्स, स्मॉल n क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, बट टोटल टर्न कितने हैं? कैपिटल N। तो ऑब्वियसली बात है फ्लक्स तो हर कॉइल के साथ लिंक होगा ना। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये फर्स्ट कॉइल से भी पास हो रही है, सेकंड से भी, थर्ड से भी, फोर्थ से भी, फिफ्थ, तो सबसे पास होंगी। तो यानी फ्लक्स तो हर कॉइल के साथ लिंक होगा। तो इसलिए हम लोग पहले ईच कॉइल का निकाल लेते, एक कॉइल से कितना है। तो एक कॉइल का फ्लक्स फाई डैश मान लेते। तो फ्लक्स का फॉर्मूला BA cos थीटा, डन है? B means magnetic field, A means area of the coil and theta means angle between magnetic field and area vector। तो हमारे पास magnetic field तो यही है, because inside the solenoid, everyone should remember, inside the solenoid the magnetic field is always uniform। तो यानी सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड हमेशा यूनिफॉर्म रहती है, यानी जितना फर्स्ट के साथ लिंक कर रही है उतनी ही लास्ट के साथ लिंक कर रही है, उतना ही मिडिल वन के साथ है। तो B तो सेम है। कॉइल का एरिया ऑब्वियसली बात है सर्कुलर है तो पाई आर स्क्वायर होगा, जो भी रेडियस होगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट है थीटा, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। एवरीवन चेक दिस आउट, ये हमारे कॉइल्स हैं ऐसे, ओके, साइड से देखेंगे।
अगर आप साइड से देखते हो इसको सामने की तरफ तो आपको कैसा दिख रहा है, सर्कुलर, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है ऐसे परपेंडिकुलरली। तो कॉइल के साथ आपकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, 90 डिग्री पे। किसके साथ मैग्नेटिक फील्ड 90 पे है, कॉइल के साथ 90 डिग्री पे है। विद द कॉइल यू आर मेकिंग एंगल 90 डिग्री। आप कॉइल के साथ 90 डिग्री बना रहे हो तो एरिया वेक्टर के साथ कितना बनाओगे, 0 डिग्री। समझे बात को, कॉइल के साथ 90 डिग्री है तो एरिया वेक्टर तो कॉइल के परपेंडिकुलर होता है। तो यानी अगर ये आपका एक कॉइल है तो मैग्नेटिक फील्ड इसके 90 डिग्री पे एंटर कर रही है तो इसका एरिया वेक्टर भी इसी के अलोंग होगा। तो थीटा कितना डिग्री हुआ यहाँ पे, 0। तो आपके पास एक कॉइल का फ्लक्स कितना है, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू वन कॉइल, BA। तो पता लगाइए। सो दस नेट फ्लक्स थ्रू सोलेनॉइड, तो पूरे सोलेनॉइड का कितना फ्लक्स हुआ, तो एक कॉइल से कितना फ्लक्स था, 5 दिस इज द फ्लक्स थ्रू वन कॉइल। और हमें चाहिए पूरे सोलेनॉइड का फ्लक्स। पूरा सोलेनॉइड मतलब कितने टर्न्स है, कैपिटल N नंबर ऑफ टर्न्स। तो हमारे लिए नेट फ्लक्स कितना हुआ, N इंटू फ्लक्स थ्रू वन कॉइल। तो हमारे लिए नेट फ्लक्स कितना आया, NBA। क्लियर है। सो दस बाय इक्वेशन 1 तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा भाई आपका, सेल्फ इंडक्टेंस L इज इक्वल टू नेट फ्लक्स NBA, क्योंकि इसका मीनिंग आपको मालूम है, मैंने लास्ट पेज पे मतलब लास्ट जो हमने शीट लिखा था उस पे भी था और यहाँ पे भी लिखा है, डिवाइडेड बाय द अमाउंट ऑफ करंट। तो रख दो वैल्यू, B की वैल्यू आपके पास है N, B का वैल्यू म्यू नॉट स्मॉल n I A डिवाइडेड बाय I कैंसिल विद द I। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्मॉल n, ये तो आप जानते हैं, सिंस स्मॉल n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो L का फॉर्मूला म्यू नॉट, ये n पहले से ही था, स्मॉल n की वैल्यू कैपिटल N बाय L इंटू A। क्लियर है। और आप लोग इसे सॉल्व करेंगे तो L की वैल्यू क्या आई, म्यू नॉट n स्क्वायर A बाय L। दिस इज द फॉर्मूला and the expression for the what, self inductance of the solenoid। solenoid का self inductance तो किस किस पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि मैंने यही बात आपसे शुरुआत में की थी कि सेल्फ इंडक्टेंस प्रॉपर्टी है, एबिलिटी है ये बताने की कि आप कितना इंड्यूस कर सकते हो, बट वो भी किसी फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, तो चलिए बता देते हैं। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग L, सेल्फ इंडक्टेंस को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स क्या क्या हैं भाई, इंडक्टेंस को। तो L किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर 1 परमिएबिलिटी। सो इट डिपेंड अपॉन परमिएबिलिटी और वो भी डायरेक्टली। इसका मतलब अगर आप परमिएबिलिटी बढ़ा देते हो यानी मीडियम डाल देते हो तो आपका सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब कौन सा मीडियम डालना सबसे अच्छा होगा, जिसकी परमिएबिलिटी सबसे अच्छी होगी, यानी सॉफ्ट आयरन। तो सॉफ्ट आयरन हैज द ग्रेटर परमिएबिलिटी क्योंकि वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में आ जाता है। क्लियर है। तो यानी अगर आप यहाँ पे सॉफ्ट आयरन डाल देते हो तो आपकी परमिएबिलिटी बढ़ जाएगा, इस बात को याद रखना। नंबर 2, सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स, वो भी कैसे, डायरेक्टली। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे आपका सेल्फ इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी उतनी ही अच्छी हो जाएगी। ओके। थर्ड थिंग जो डिपेंड करता है इज एरिया ऑफ कॉइल। तो जो क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कॉइल है, जो आपने कॉइल लिया है उस कॉइल का जितना ज्यादा एरिया होगा आपका सेल्फ इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी उतनी ज्यादा। एंड द फोर्थ पैरामीटर इज लेंथ ऑफ सोलिनॉइड, सोलिनॉइड की लेंथ पे, और लेंथ के साथ कैसे, इनवर्सली। मींस मोर बी द लेंथ ऑफ सोलिनॉइड, यानी सोलिनॉइड जितना लेंथी यानी लॉन्ग होगा सेल्फ इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी उतनी ही कम होगी। Got that point? So these are the 4 parameters which affect the self inductance of solenoid. So this is our the final expression for this lecture. हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस इंडक्शन के बारे में अभी और बात करेंगे, न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे, बट इन द नेक्स्ट लेक्चर।
सो हमारा नेक्स्ट लेक्चर वुड बी टोटली डेडिकेटेड ऑन द न्यूमेरिकल्स। हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स करने सीखेंगे, उसी में हम लोग असाइनमेंट लिखेंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो सीधी सी बात है, देखो आप लोगों ने ये देखा कि कॉइल ने खुद से ही करंट बनाया, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो खुद से एनर्जी तो लगाई होगी ना। देखो अब तक क्या हो रहा था कि जहां पे भी करंट बन रहा था तो हम ये सोच रहे थे पहले, ओ करंट तो खुद बन रहा है, पर बाद में पता चला कि उस इलेक्ट्रिकल पावर या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बनाने के लिए हमें मैकेनिकल पावर यानी मैकेनिकल एनर्जी खर्च करनी पड़ती थी, जो कि उसके अंदर इलेक्ट्रिकल की फॉर्म में स्टोर होती थी। तो डेफिनेटली ये एनर्जी जो आप बैटरी से ले रहे हो, जिसकी वजह से ये इंडक्शन हो रहा है, तो ये एनर्जी कहां स्टोर हो रही है? इंडक्टर में, यानी सॉलिनॉइड में स्टोर हो रही है। तो हमें कल मींस नेक्स्ट लेक्चर में इस एक्सप्रेशन या फिर इस क्या कहते हैं व्हाट यू कॉल सेल्फ इंडक्शन की एनर्जी स्टोर भी निकालनी। तो एक और डेरिवेशन करेंगे, एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर। बट फ्रैंकली स्पीकिंग इसके बारे में भी अगर मैं आपको फैक्ट बताऊं, तो जो हमारा नेक्स्ट डेरिवेशन होगा कि इंडक्टर के अंदर कितना एनर्जी स्टोर हुआ, देखो कैपेसिटर की एनर्जी निकाली थी ना, हाफ CV², ऐसे ही हम लोग इंडक्टर की भी एनर्जी निकालेंगे कि एनर्जी कितनी स्टोर होती है। ओके, रजिस्टर की एनर्जी तो आप लोग जानते ही हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हम लोग जानते हैं, यानी V²/R × T, I²RT या फिर VIT, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी जहां से इलेक्ट्रिकल पावर बना। कैपेसिटर की भी अपनी एनर्जी थी, तो भाई इंडक्टर की भी होगी। तो ये जो तीनों टर है ना, ये तीनों टर एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं एक ही मैथमेटिकल वे में वर्क कर रहे हैं। ओके, तीनों का रीजन अलग है, तीनों की डेफिनेशन अलग है, सब कुछ अलग है। ओके, बट तीनों कहीं ना कहीं एक जैसे हैं कंपैरिजन में। ठीक है, तो विद दैट नोट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे एक डेरिवेशन के साथ। बट मैंने कहा ना, वो डेरिवेशन के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि वो डेरिवेशन हमारे EMI चैप्टर में फिर से नहीं है। मुझे भाई कहना, मुझे कुछ सरप्राइजिंग लगा यहाँ पे। दैट डेरिवेशन इज अ पार्ट ऑफ AC चैप्टर, अगेन लाइक द AC जनरेटर। बट आई थिंक कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में AC चैप्टर को AC टॉपिक को किया, आई थिंक आप लोग उसमें कंफर्टेबल होंगे, आपको समझ में आया होगा, आपको कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं लगा होगा, आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी, जिसे आपको रटना पड़ा हो। आपने एवरीथिंग अंडरस्टूड की। और हमारा मैथमेटिकल जो मेन अप्रोच था वो हमारा इसी चैप्टर से बिलोंग था, तो आई थिंक वो भी नहीं रटना पड़ा। सेम हियर, आई विल बिलीव, मैं आपके साथ बिलीव करके 100% बता रहा हूं कि आप लोगों को कल वाले यानी नेक्स्ट लेक्चर के डेरिवेशन में भी कोई इश्यू नहीं होगा। तो मैं AC चैप्टर का एक और टॉपिक उठा के EMI में रख रहा हूं, एंड व्हाट इज दैट टॉपिक? एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। बट वो इसी से ही बिलोंग करेगा, मतलब आज का प्रूफ किया हुआ फॉर्मूला जो आज हम लोगों ने पढ़े हैं, यही फॉर्मूले एनर्जी स्टोर बताएंगे। AC चैप्टर का कुछ यूज नहीं होने वाला, तो फिर क्यों ना इसे यहीं पे कर लें। सो विद दैट डेरिवेशन एंड विद द न्यूमेरिकल्स ऑफ द इंडक्टर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। टिल देन सेल्फ इंडक्शन को देखिए, समझिए, अगर नहीं आया तो दोबारा से रिपीट करके स्टार्टिंग के 30 मिनट्स यानी स्टार्टिंग के 30 मिनट्स पे ज्यादा ध्यान दीजिए। सो डू इट, कंप्लीट इट प्लीज एवरीवन।